चालू कर दिया हूँ। साथियों, दिव्य IAS अकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम MPPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं, जिनको हम सामान्य भाषा में आयोग कहते हैं, ये ऐसा सेक्शन है जिस पर कम से कम 10 से 15 प्रश्न आने की संभावना है और यहाँ जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें गलत होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक क्षेत्र है जहाँ पर इतने सारे आयोग हैं और ओवरलैपिंग की संभावना बनी रहती है। गलत होने के सबसे ज़्यादा चांस है और प्रश्न भी सबसे ज़्यादा यहीं से आने चाहिए। हमारे समक्ष चुनौती ये है कि यहाँ से जो भी प्रश्न आए उसको हमको गलत नहीं करना है, क्योंकि जिन लोगों का भी PT होना है उनके आयोग से संबंधित प्रश्न कभी गलत नहीं होते। आप भी प्रयास करिए कि आपका भी गलत ना हो। कैसे आयोग को तैयार करना चाहिए और इसके संबंधित कैसे प्रश्न आएंगे, कहाँ कहाँ प्रश्न आएंगे, उन मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में हम आपको बता देना चाह रहे हैं, ताकि आपके लिए आयोग से संबंधित प्रश्नों को तैयार करना और उनके कीवर्ड्स को पकड़ करके तर्क लगाना भी आसान हो जाए। अब बात आती है कि जितने आयोग हमारे पास दिए हैं उनको पहले देखें कि जो आयोग हमारे पास हैं उनमें कुछ संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं लिखा है। ठीक है, संवैधानिक और सांविधिक लिखने का मतलब क्या? अगर आप देखेंगे तो कुछ आयोग ऐसे हैं जिनका उल्लेख संविधान में किया गया और कुछ आयोग ऐसे होंगे जिनको सांविधिक कहते हैं, जो किसी न किसी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए, बाद में बनाए गए होंगे। ठीक है, तो पहला मुद्दा ये है कि यहाँ जितने आयोग आपके पास दिए गए हैं, लगभग 15 आयोग हैं, इनका पहले तो आप वर्गीकरण करें। जब तक आप इन आयोगों को वर्गीकृत करके नहीं पढ़ेंगे तब तक ओवरलैपिंग होना ही है। अब वर्गीकरण जब करेंगे तो वहीं से प्रश्न बनना शुरू होते हैं। ठीक है, तो आते हैं कैसे इनका वर्गीकरण किया जाए उस पर। ठीक है, देखिए, सबसे पहला मुद्दा ये कि जब आप वर्गीकरण करें तो जितने आयोग आपके पास दिए गए हैं वो मुख्यतः 3 खंडों में है। पहला संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग का मतलब संविधान में उनका उल्लेख होगा। तो जब आप वर्गीकरण का चार्ट बनाएं, घर पर होमवर्क करने के दौरान आपको ये करना है, ठीक, कि पहले तो आप वर्गीकरण करें, आराम से बैठ कर के होमवर्क करें, क्योंकि लगभग 15 प्रश्न यहाँ से आने हैं और ये PT पास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सरल भी है अगर आप इसके कीवर्ड को पकड़ लेते हैं। देखते हैं, संवैधानिक आयोग जब आप तैयार करें, चार्ट बनाएं जैसा हमने बनाया है, आप भी बनाइएगा। ठीक है, तो इसमें पहले दिया है भारत निर्वाचन आयोग। चूंकि संवैधानिक है तो इसका उल्लेख किसी न किसी आर्टिकल में किया गया होगा। ये पहला सरल काम है और उनको अलग वर्गीकृत कर लें। जितने संवैधानिक हैं, जैसे निर्वाचन आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग 324 में है। उसी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। उनके आर्टिकल 243 के राज्य निर्वाचन आयोग है पंचायतों के लिए, नगर पालिका के लिए 243 ZA में है। पहले ही आप क्या करें, वर्गीकरण करने के दौरान एक काम और कर लें। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग 315 में है, राज्य लोक सेवा आयोग 315 से 323 के बीच, दोनों का उल्लेख वहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 में है। इन जितने आयोग हैं यहाँ पर इनको एक अलग खंड बना ले। संवैधानिक आयोगों के भीतर भी हमने एक और वर्गीकरण कर लिया और एक सब खंड बना दिया कि इनको हम एक साथ सोचेंगे, इन सब को एक साथ। उसके बाद जो
तीन और संवैधानिक आयोग है, एससी आयोग, एसटी आयोग और ओबीसी आयोग, इन तीनों को एक साथ सोचेंगे। वर्गीकरण हो गया। पहले बड़ा वर्गीकरण किए संवैधानिक, सांविधिक और गैर संवैधानिक में। एमपीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का बड़ा सरल सा प्रश्न यही होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक आयोग है, कौन सा सांविधिक यानी स्टेच्यूरी अर्थात किसी अधिनियम के तहत बना है, और कौन सा गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक उसको बोलेंगे जो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से बना होगा, जैसे कि पहले योजना आयोग था, उसकी जगह पर अब कौन है, नीति आयोग है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब आती है बात, ये हमने दो वर्गीकरण किया, किसका, संवैधानिक का। इनको एक साथ सोचेंगे हम और इन तीनों को एक साथ सोचेंगे। ठीक है, पहला काम सोच लिया, थोड़ा वर्गीकरण करेंगे। आते हैं सांविधिक पर। किसको कहेंगे सांविधिक, जो किसी अधिनियम के तहत बने होंगे। अधिनियम के तहत बने होंगे अर्थात पहला काम हमारा अब हो जाता है कि कौन कौन सा अधिनियम के अंतर्गत ये आयोग बने हैं। कब ये अधिनियम बने, तो इनमें अब फिर वर्गीकरण करना शुरू करें। पहला, जो सब इन सांविधिक आयोगों में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, जिससे प्रश्न आएगा ही, वो है मानवाधिकार आयोग। मुद्दा ये कि ये मानवाधिकार आयोग के लिए अधिनियम और ये आयोग बनाने की, ध्यान से सुनिए, आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर भी एक बार थोड़ा विचार करना है। भारत के राजनीतिक व्यवस्था के इतिहास में जितनी सरकारें बनती रही है, उन सरकारों के काल में, ध्यान से सुनिए, संविधान में संशोधन होते रहे और बहुत सारे संशोधनों के साथ साथ अधिनियम भी बनते रहे। इसकी एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ पहले। वो कहानी ये है, जब आप संविधान का संशोधन देखेंगे, ठीक है, तो संविधान का संशोधन आपको 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बन गया था, ध्यान से याद करिए, राज्य पुनर्गठन आयोग बना था फजल अली का। उसके बाद 1956 में जो 7वां संशोधन हुआ, उसके बाद लगातार संशोधन देखने मिलेंगे। पहले तो आपको पहला संशोधन 1951 में ही देखने मिल जाएगा, उसके बाद 1956 में संविधान में संशोधन होगा। फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया थोड़ी आगे बढ़ेगी, फिर एक बड़ा बदलाव का चरण आएगा संविधान संशोधन के लिए। वो जनता पार्टी की सरकार जब मोरारजी देसाई की आती है, उसके पहले 1975 में आपातकाल लग जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन वहाँ पर आ जाएगा 76 में। उसको पलटने के लिए 44वां संविधान संशोधन होगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम तो एक और दौर आएगा जो संविधान संशोधन का, वो देखने मिलेगा आपको 1989 यानी 89 से लेकर के 92-93 के बीच। इस समय पर पूरे विश्व व्यवस्था में और भारत के भीतर बड़ी हलचल वाला दौर था। राजनीतिक स्तर पर गठबंधन की सरकारें बन रही थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की बनी या चंद्रशेखर की। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान इराक युद्ध हो रहे थे, मानवाधिकार का मुद्दा एक बार फिर से उभर कर आया था। भारत के भीतर देखेंगे तो भारत के भीतर भी बाबरी मस्जिद का कांड हुआ, मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, ठीक है। तो इस समय पर बहुत सारे बदलाव देखने मिलेंगे आपको। ये वो दौर मिलेगा जब भारत में बहुत सारे आयोग बनाए गए 89 से 93 के बीच में, चाहे वो मानवाधिकार का आयोग हो, चाहे वो महिला का आयोग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे अल्पसंख्यक आयोग हो। ये वो दौर ही था जहाँ पर बहुत सारे अधिनियम बने और अधिनियम के अंतर्गत आयोग बनाएंगे। एक बात ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बदलाव का एक चरण और आया जब पहली बार एनडीए की सरकार अटल बिहारी जी के नेतृत्व में आती है। तब 99 से लेकर 2003 के बीच बहुत सारे संविधान में संशोधन होते हैं और संविधान में संशोधन के साथ साथ बहुत सारे अधिनियम भी बनते हैं और उन अधिनियम के अंतर्गत फिर से आयोग बनना शुरू होंगे। ठीक, इसके बाद यूपीए गवर्नमेंट फर्स्ट आती है। यूपीए गवर्नमेंट फर्स्ट आकर के दो बड़े काम करती है। एक,
सूचना आयोग यानी सूचना का अधिकार अधिनियम बनाती है, उसके अंतर्गत सूचना का आयोग आता है, और दूसरा मनरेगा लाता है। उसके ऊपर बैठ करके यूपीए फर्स्ट दूसरी बार सत्ता में आती है 2009 में, ठीक है। लेकिन उसके दो बड़े काम थे, उसमें एक बड़ा काम था सूचना आयोग या सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसके अंतर्गत सूचना आयोग बनेगा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। लेकिन वही सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर फिर 2009 से 14 के बीच भ्रष्टाचार के कारण ही गिर गई और मोदी जी की सरकार आएगी। मोदी जी आकर के फिर बड़े काम करने की सोचेंगे, जैसा मंत्रिमंडल नीति आयोग बनाने का काम करेंगे और बहुत सारे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। कौन? मोदी जी, ठीक है। तो ये राजनीतिक व्यवस्था का एक घटनाक्रम भी पीछे आपको पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं, इन जो सांविधिक आयोगों में अब आपको एक और वर्गीकरण करना है, जैसा आपने यहाँ कर लिया था। यहाँ पर जो वर्गीकरण करेंगे आप, उसमें आपके लिए रोल मॉडल का काम करेगा मानवाधिकार आयोग। बड़ा आयोग है, मानवाधिकार का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित मुद्दा है। तो मानवाधिकार आयोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, वहाँ से एक प्रश्न आना ही है। इसके बाद महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग दोनों को एक साथ पढ़िए, एक ही साथ सोचिए दोनों के बारे में। क्यों? क्योंकि ये दोनों आयोगों का नेचर एक जैसा है। इनके सदस्यों का गठन की नियुक्ति से लेकर के समिति प्रणाली जैसी भी होगी, उनका एक जैसा नेचर रहेगा। इसको एक साथ सोचें। आगे बात करें, इसके बाद एक आयोग जो बहुत पुराना, सतर्कता आयोग 64 में ही बन गया था, भ्रष्टाचार के लिए था, लेकिन उसमें संशोधन, ये उसको वैधानिक दर्जा जो है अध्यादेश के माध्यम से 98 में दिया गया। तो अब हमारा मुद्दा यह है कि सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार आयोग से प्रश्न आना ही आना है। उसमें भी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के 2 मानवाधिकार आयोग बनते हैं, उनको ध्यान देना। उसके बाद यहाँ से प्रश्न आना है, सूचना आयोग से आना ही है। सूचना आयोग भी राष्ट्रीय और राज्य स्तर का होता है, इस पर भी प्रश्न रहेंगे आपके। इसके अलावा फिर ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, खाद्य सुरक्षा, इनको बाद में देख लीजिएगा। अब आते हैं, ये हो गया हमारा वर्गीकरण कि हम किस किस प्रकार से, हम पहले तो बड़ा मुद्दा है उसको छोटे छोटे भागों में काट लें। उसके बाद नीति आयोग गैर संवैधानिक है, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर बना है, वो भी एक पीटी का प्रश्न होगा। नीति आयोग से रिलेटेड भी प्रश्न हो सकते हैं। अब हमारा हो गया वर्गीकरण। अब अगली बात करते हैं कि ये जितने को हमने एक साथ सोचना है, कैसे सोचेंगे और यहाँ कौन आधार का काम करेगा, इन सब के लिए पहले इसको देखें, ठीक है। तो इसके लिए आते हैं यहाँ, जितने हमने बात की है उन सब का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे आप और तर्क लगाने सीखेंगे। हो सकता है कि बहुत सारा आपको याद भी न रहे, स्वाभाविक है, परीक्षा के दिन ये स्थिति बनेगी आपकी। तब आपको ये तुलनात्मक चार्ट जो है वो बहुत काम आएगा। ये चार्ट हम आपको भेज भी देंगे। इस तुलनात्मक चार्ट में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे निर्वाचन आयोग का, सीएजी का और संघ लोक सेवा आयोग का, ठीक है। इन तीनों का अध्ययन करने के लिए हमारे पास एक बेसमेंट होगा, एक आधार होगा, और वो आधार होगा उच्चतम न्यायालय। क्यों? हमने देखा था कल कि उच्चतम न्यायालय को हमने स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया, ताकि ये जो उच्चतम न्यायालय का काम है या न्यायपालिका का काम है, जिसको हमने देखा था कि संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना है, तो उच्चतम न्यायालय या जैसी संस्था को स्वतंत्र बनाने के लिए जो प्रावधान किए गए, वैसा का वैसा ही प्रावधान आने वाले जितने अन्य आयोग हैं जो संवैधानिक है और सबसे महत्वपूर्ण मशीनरी है, उनमें एकीकृत निर्वाचन की प्रणाली, एकीकृत जांच प्रणाली और एकीकृत पदों में भर्ती के लिए, इन सब का एक साथ तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। तो आधार हमारा ये होगा। देखते हैं, उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 124 में है। सदस्य संख्या अब 2019 से 1 धन 33, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य होंगे।
यहाँ पर हमको देखते समय इसी बात का ध्यान रखना है कि पद स्वतंत्र बना रहे, ये संस्था किसी के दबाव में काम नहीं करे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां नीचे भी दिखाएंगे हम। पहला, सदस्य इतने हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जैसे ही होती है तो यहाँ पर संदेह उत्पन्न होता है कि अगर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करता है। इस पर विवाद हुआ इंदिरा गांधी की सरकार के काल में कि मनचाहे व्यक्ति को या कम वरिष्ठ व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। उसके बाद फिर न्यायपालिका ने स्वयं कोलेजियम सिस्टम लाया जो आज भी चल रहा है। यद्यपि कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करने के लिए 99वां संविधान संशोधन हुआ, NJAC बनाया गया, लेकिन उसको भी उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक कह दिया, तो आज भी कोलेजियम प्रणाली चल रही है। ठीक है, तो न्यायपालिका की जब स्वतंत्रता बाधित होने का प्रश्न आया तो उन्होंने स्वयं अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने का प्रयास किया, और ये पूरे भारत में हर संस्था की स्वतंत्रता को बाधित करने का मुद्दा खड़ा होता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति के माध्यम से, क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं अपनी मर्जी से काम नहीं करके मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। चलते हैं फिर भी यहाँ स्वतंत्रता वाले बिंदु फटाफट देखते हैं। पद अवधि 65 वर्ष है, 65 वर्ष तक रहेगा, यहाँ पर है। निश्चित कार्यकाल हो गया 65 वर्ष की उम्र तक। 65 वर्ष की उम्र तक निश्चित कार्यकाल है, स्वतंत्र है व्यक्ति, उनको पता है कि 65 वर्ष के पहले आप नहीं हटा सकते। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। अर्हता क्या है? हाई कोर्ट में 5 वर्ष जज या हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकील रहना। शपथ किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष। हटाया जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा। यहाँ हटाए जाने का जो प्रावधान है उसके आधार है साबित कदाचार या असमर्थता, ये दोनों ही है मात्र। प्रक्रिया क्या है? संसद के विशेष बहुमत से ही हटाते हैं, और संसद का जब विशेष बहुमत से पारित हो जाता है प्रस्ताव दोनों सदन से, तब राष्ट्रपति के आदेश से हटाते हैं। यानी हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल बना करके हमने इन पदों को स्वतंत्र बनाया। अब हम देखेंगे कि इसी मापदंड पर इधर वालों को चेक करेंगे। ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद किसी न्यायालय में अभिवचन नहीं कर सकते, यानी वकालत नहीं कर सकते, यानी बाद में भी कोई चांस नहीं दिया। वेतन संसद विधि द्वारा बनाकर करेगा। CJI का 2,80,000, अन्य की 2,50,000। वेतन संचित निधि पर भारित व्यय है, अर्थात उस पर कोई मत नहीं होगा, ये भी स्वतंत्र बनाने का प्रावधान। दूसरी अनुसूची में इसका उल्लेख होगा। नियुक्ति के पश्चात वेतन भत्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी दबाव से मुक्त होकर व्यक्ति काम करेगा। ठीक इस प्रकार हमने न्यायपालिका के स्वतंत्रता के लिए ढेरों प्रावधान किए और हर तरीके से उनके पद को स्वतंत्र बनाने का प्रयास किया ताकि वो दबाव में काम ना करे। ठीक है, थोड़ी बात कर लें कार्य क्या। मैंने कल बताया था आपको कि स्वतंत्र न्यायपालिका और एक एकीकृत न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों बनाई गई? क्योंकि भारत में संविधान की क्या है? सर्वोच्चता है, और उस संविधान की सर्वोच्चता के कारण संविधान को बचाए रखने के लिए क्या होता है? न्यायिक पुनर्विलोकन होता है। और एक काम ये हो गया। दूसरा काम है न्यायपालिका का कि दो राज्यों के बीच विवाद होगा तो आरंभिक अधिकारिता किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। इसके अलावा परामर्शदात्री भी भूमिका भी है, संविधान का निर्वचन का भी काम है। इसके अलावा एकीकृत न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट था। एकीकृत न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम शिखर पर है, ये जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने रखा। ये अगर एकीकृत न्यायपालिका है तो अपील सुनेंगे, रीटें जारी होगी, व्यक्तिगत अधिकार जब बाधित होंगे मूल अधिकार तो, और अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा, क्योंकि ऊपर वाला जैसा आदेश ऑर्डर देगा या जो जजमेंट देगा उसके आधार पर नीचे का काम होगा। ये न्यायपालिका से संबंधित हो गया। हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि ये हमारा आधारभूत मुद्दा है, कि ये हमारा आधार है, ये वाला भाग। अब इसको आधार बनाकर इन तीनों की तुलना कर लेना है बस। कैसे? क्या उच्चतम न्यायालय के समान इन मशीनरियों को भी उतनी स्वतंत्र बनाई गई या कुछ बदलाव है? बस ये चार्ट आपके पास रहना चाहिए, एक बार में सब खत्म हो जाएगा। देखें, हमारा मुद्दा है तुलनात्मक अध्ययन का। निर्वाचन आयोग का प्रावधान 324 लिखा है, यद्यपि 324 से 329 तक है, लेकिन यहाँ जो मैंने 324 लिखा है उसमें गठन से संबंधित मुद्दा मुख्य है। निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, 1 सदस्य पहले था, बाद में 2 सदस्य 89 में बनाया, 90 में हटा दिया, 93 में फिर से बना दिया। अभी बहुसदस्यीय 1 और 2 अन्य, लेकिन सबसे मुख्य एक ही है। ठीक है,
उस पर फोकस करें। अब अगर नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा, इनकी भी राष्ट्रपति द्वारा हो रही है, लेकिन यहाँ एक नया चीज जुड़ा, संसद द्वारा बनाएगी विधि के अंतर्गत। ठीक है, अब पद अवधि यहां पर 65 वर्ष थी, यहां पर एक चीज और जुड़ गई, 65 वर्ष और 6 वर्ष। एक और बात कर दे, संविधान में कहीं निर्वाचन आयोग के लिए ये नहीं कहा कि 65 वर्ष और 6 वर्ष रहेगा। ये 65 वर्ष और 6 वर्ष आया है संसद द्वारा बनाई गई विधि के अंतर्गत, ये ध्यान देना है। ये पीटी के प्रश्न होंगे ऐसे। अगली बात करें, त्यागपत्र यहां भी राष्ट्रपति को दिया जाता है, यहां भी किसको देता है? राष्ट्रपति को ही देते हैं। अर्हता यहां पर निश्चित है, यहां पर कोई निश्चित अर्हता नहीं है। शपथ राष्ट्रपति के समक्ष, इसमें निर्वाचन आयोग के लिए कोई शपथ का प्रावधान नहीं। ये तुलना है आपकी। अब हटाए जाने का प्रावधान, जैसा प्रावधान यहां पर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जैसा हटाते हैं, हटाने का आधार और प्रक्रिया बिल्कुल ऐसी की ऐसी यहां पर लागू होती निर्वाचन आयोग पर। यानी निर्वाचन आयोग को भी हटाने का प्रावधान बहुत कठोर बनाया गया। यानी इस पद को भी क्या बनाया जा रहा है? स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र की प्रणाली निष्पक्ष निर्वाचन पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहां पर इनके समान। अगली बात, जब ये पद छोड़ें तो सेवानिवृत्ति के बाद ये किसी न्यायालय में अभिवचन नहीं कर सकते, ये अन्य पदों पर नियुक्ति संभव है। ये तुलना हो गई आपकी। यानी निर्वाचन आयोग का जो व्यक्ति है जब सेवानिवृत्त होगा तो अन्य पदों पर जा सकता है। ठीक है, यहां से थोड़ी संभावना बनती है कि निर्वाचन आयुक्त जो है रूलिंग पार्टी के पक्ष में काम कर सकता है। ये प्रावधान को हटाया जाना चाहिए। इसके बाद वेतन संसद विधि बनाकर, यहां भी था, यहां भी वही है। यहां पर 2,80,000 किनका है? मुख्य न्यायाधीश का। उसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश है उनका 2,50,000 है। तो यहां पर भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 2,50,000 और अन्य का कितना होगा? 2,25,000 होगा। अब आपको एक और याद रखना है, ये जो 2,50,000 है ये लैंडमार्क होगा, हर जगह आपको देखने मिल जाएगा, याद रखिए। ठीक है, अगली बात, यहां पर भी वही बात कही कि नियुक्ति के पश्चात वेतन भत्तों में कोई परिवर्तन नहीं। यहां भी ऐसा ही कहा गया। इसका मतलब दबाव में काम व्यक्ति नहीं करेगा। अब आपने दोनों की तुलना कर ली। इस तुलना के दौरान एक महत्वपूर्ण बात आपको पीटी के लिए याद रखना है, वो ये है कि हटाए जाने का प्रावधान किसके समान है? उच्चतम न्यायालय के समान है। अब आते हैं, जितना महत्वपूर्ण पद ये था किसका? निर्वाचन आयोग का, उतना ही महत्वपूर्ण पद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी है, उतना ही। यानी ये पद भी इसके समकक्ष चल रहा है, किसके? उच्चतम न्यायालय के। देखें जरा, क्या सदस्य एक अकेला, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, का पद अवधि में स्थिरता है 6 वर्ष और कितनी है? 65 वर्ष है। त्यागपत्र का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, अर्हता का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिविल सेवा में आईएएस, जो सीनियर आईएएस होता है वो नियुक्त होता है। शपथ राष्ट्रपति के समक्ष, यहां शपथ का प्रावधान है, जबकि यहां नहीं था। हटाया जाना बिल्कुल सेम है, देखो दोनों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। यानी सीएजी के पद को भी बहुत महत्वपूर्ण पद बनाया गया, इसीलिए बिल्कुल समान रखा। अब अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाओगे तो आधार ये होगा और प्रक्रिया ये होगी। ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद ये कहीं पर अभिवचन नहीं कर सकते थे, यह कहीं पर संभव था, लेकिन इनके लिए देखो भारत सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं होगा। ठीक है, वेतन भत्ता 2,50,000 यहां पर हमने पहले ही बता दिया था। एक बात और, इनका वेतन भत्ता संचित निधि पर भारित नहीं था, यहां पर संचित निधि पर भारित व्यय है। तुलना करते समय ध्यान रखना है। ठीक है, नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, ये भी बात पता चल गई आपको, चल गई है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक पद, दूसरा पद और तीसरा पद, ये 3 महत्वपूर्ण पद है। थोड़ा बहुत अंतर है बस, लेकिन जब हम इस पद पर पहुंचते हैं, कौन सा? यूपीएससी वाला, तो यहां पर जाकर के अब थोड़ा सा मापदंडों में शिथिलता आती है। शिथिलता क्या क्या आती है देखो। ठीक है, शिथिलता पहली ये आएगी कि
नियुक्ति, यद्यपि मैं अभी यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग की केवल बात कर रहा हूँ, अभी राज्य लोक सेवा आयोग की नहीं, वो आपको काम बताया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, कार्यकाल बिल्कुल सही है, 6 वर्ष 65 वर्ष। त्यागपत्र सब में राष्ट्रपति को है। अहर्ता यहाँ पर हाई कोर्ट में 5 वर्ष जज ये था, यहाँ निश्चित नहीं, यहाँ सिविल सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। आधे सदस्य 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव, यानी उसमें जितने सदस्य रहेंगे यूपीएससी में, उसमें आधे सदस्य 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव वाले होना। शपथ का प्रावधान यहाँ पर था, यहाँ नहीं है। अब हटाए जाने के प्रावधान में मैंने कहा था कि थोड़ा अंतर आ जाएगा, ये इसमें थोड़ी सी शिथिलता दी गई और इसको थोड़ा कम महत्वपूर्ण पद कहा गया, ऐसा मैं कह सकता हूँ इन दोनों की तुलना में। कैसे कम महत्वपूर्ण क्यों बोला, उसका कारण समझो। हटाए जाने का प्रावधान यहाँ पर इस प्रकार का कठोर था, बिल्कुल ऐसा का ऐसा यहाँ पर भी लागू था, ऐसा का ऐसा यहाँ भी लागू था, लेकिन यहाँ पर नहीं था। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा की गई जांच के उपरांत हटा देंगे। अब आपको आगे जाकर के ये 2 प्रावधान नहीं मिलेंगे जितने आयोग पढ़ोगे आप हटाए जाने वाले में। अब आपको जो प्रावधान मिलेगा वो ये मिलेगा। यद्यपि आधार में आपको जरूर ये मिल जाएगा, साबित कदाचार और क्या, असमर्थता, लेकिन ये वाला बदलाव आपको मिलेगा जो यूपीएससी में, वो यूपीएससी जैसे आगू लागू होगा। आधार की नहीं बात कर रहा हूं, प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। ये कीवर्ड को पकड़ने की इस बात रखें। दूसरा कीवर्ड देखो आप, दूसरा कीवर्ड आपको याद रखना है, यहां पर था साबित कदाचार और यहां पर देखेंगे तो आधार में केवल साबित कदाचार लिखा है, केवल शब्द पहली बार लिखा मिलेगा यहां। इसके अलावा ये 3 जो है इनको हमेशा याद रखना है। ये 3 की बात पहली बार आई, इधर नहीं आई थी कहीं, न तो यहां पर आई, न यहां पर आई, न यहां आई, अब आई पहली बार। और ये तीनों को याद रख लेना है। पहला दिवालिया, दूसरा सवेतन नियोजन यानी पैसा लेकर कहीं पर काम करना, और तीसरा मानसिक एवं शारीरिक शिथिल। अन्य आयोगों में जब जाओगे आप तो इनके अलावा फिर और अन्य को जोड़ लेना, ऐसे क्रम से बढ़ना है, याद रहेगा। आधार में यहां केवल साबित कदाचार के अलावा ये 3 इनको याद रखना है। अब यहां पर सेवानिवृत्ति का जो मुद्दा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पीटी के प्रश्न बनते हैं। उसी पद पर नियोजन नहीं, अगर कोई यूपीएससी में अध्यक्ष है तो दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकता वहीं पर, उसी पद पर। जो जिस पद पर रहा है वहां से सेवानिवृत्त हो गया तो उसी पद पर नहीं रहेगा। अब यूपीएससी का अध्यक्ष तो कहीं का नहीं रहेगा, मतलब उसी पद पर नियोजन का पात्र नहीं ना भारत सरकार के किसी पद पे जा सकता। लेकिन जो अन्य सदस्य होंगे अन्य आयोगों के, वो आर्टिकल 319 के अंतर्गत आपको पढ़ना है, कौन कहाँ जा सकता है, वो भी पीटी का प्रश्न होगा। तो इसमें आर्टिकल 319 ध्यान रखें। आगे देखें, वेतन 2,50,000 पहले ही बता दिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान मिलेगा। अन्य जो अध्यक्ष को मिलेगा इतना, अन्य को इतना मिलेगा। नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, ये बात तय हो गई। तो हमने यहाँ पर 4 का तुलनात्मक अध्ययन किया, थोड़ा थोड़ा इनके कार्यों पर सामान्य बातचीत यहाँ है हमारे पास, ये भी आपको देखना है। इनके कार्य स्वतंत्र न्यायपालिका के अंतर्गत रखे गए थे और एकीकृत न्यायपालिका के अंतर्गत। हमने निर्वाचन आयोग को लाया है 4 कामों के लिए मात्र, 1, 2, 3 और 4 के चुनाव के लिए। इन कामों इनका चुनाव कराने के लिए निर्वाचक नामावली बनाओ और निर्वाचन से संबंधित सारे काम करो, लेकिन चुनाव 4 का ही कराना है। इसके अलावा एक काम इनको और दिया, वो ध्यान रखना है। संसद की अयोग्यता का मुद्दा जब भी आएगा तो राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी और राष्ट्रपति उनकी सलाह के अनुसार काम करेगा 103 में। ये दूसरा काम है, यही तो क्वेश्चन है। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, पॉलिटी के सारे आर्टिकल याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, तुलनात्मक याद करना होता है, ठीक है। उस पर एक और बात कर दूंगा। दूसरा, यहाँ पर एक और कीवर्ड है और ये क्वेश्चन पीटी में बनेगा। विधायकों की अयोग्यता के संदर्भ में भी राज्यपाल को परामर्श दिया जाता है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग नहीं देता, ये मुख्य निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग ही देता है आर्टिकल 192 से। ये पीटी का प्रश्न है। आगे बात कर लें, सीएजी का काम क्या है? लेखा परीक्षण का काम है।
कार्य 149 में दिया गया, शक्तियाँ भी 149 में दी गई है। 148 पर पूरी बात कर रहे थे हम अभी तक हमारी बात 148 पर हो रही थी ना। तो 149 में केंद्र और राज्य के लेखाओं का लेखा परीक्षण करना। इनके अलावा कुछ व्यवहारिक बातें हैं जो इससे रिलेटेड पूछी जाएगी सीएजी से, जिसको कहते हैं, सीएजी को बोलते हैं संसद का एजेंट, केंद्र सरकार का एजेंट नहीं, सरकार पे तो दबाव बनाने वाला व्यक्ति है। सार्वजनिक वित्त का सजग प्रहरी। वर्ल्ड बैंक की परियोजनाएं जितनी भारत में चलती है उनके लिए अधिकृत है सीएजी भारत में, ये भी पीटी का प्रश्न है। संघ का केवल ऑडिट करता है, संघ के लेखाओं का, जबकि राज्य के लेखाओं का ऑडिट और लेखांकन दोनों करता है। ये सब प्रश्न है। यूपीएससी के कार्य 320 में आर्टिकल पूरा पढ़ना है, लेकिन मुख्य काम परीक्षाओं का संचालन, लेकिन उसके अलावा भर्ती की रीति पर सलाह देना, लोक सेवकों की पदोन्नति स्थानांतरण पर सलाह देना, लोक सेवकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही सलाह देना, पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद मुकदमा चल गया उस पर सलाह देना आदि, ये सामान्य बात है। अब एक और बात कर लें। एक तुलनात्मक अध्ययन आपने यहाँ कर लिया, दूसरा यहाँ पर एक और तुलनात्मक अध्ययन साथ में कर लेना है। वो क्या है? जो उच्चतम न्यायालय, ये आपके पास पूरे मापदंड है। अब आप स्वयं से तुलना करिएगा। क्या तुलना करेंगे? देखिए यहाँ पर तुलना आप करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तुलना हाई कोर्ट से कर लें इन मापदंडों के आधार पर। सदस्य कितने होंगे? पहली बात तो उच्चतम न्यायालय की जगह पर अगर उच्च न्यायालय हो जाए तो उच्च न्यायालय में नियुक्ति का मुद्दा आर्टिकल 217 में है, यहाँ 124 में है। जबकि हाई कोर्ट के बारे में बातें वहाँ पर 214 में होना शुरू हो जाती है कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। यहाँ से आप तुलना करें इसको पकड़कर, पूरा हाई कोर्ट पकड़ लीजिए। सदस्य कितने होंगे? जितना राष्ट्रपति चाहेगा। नियुक्ति कौन करेगा? वहाँ भी राष्ट्रपति। हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। पद अवधि यहाँ कितनी हो जाएगी अब हाई कोर्ट में? 62 वर्ष। त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। अर्हता में हाई कोर्ट में 5 वर्ष जज है, यहाँ पर वहाँ हो जाएगा न्यायालय में 10 वर्ष जज या 10 वर्ष तक अधिवक्ता। ठीक है। शपथ राष्ट्रपति के समक्ष है, वहाँ किसके समक्ष लेंगे? राज्यपाल। हटाया जाना बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। ये पहला काम आपका है। हाई कोर्ट को पकड़िए, इसके साथ में मिलाकर तुलना कर लो। दूसरा काम, अभी हमने ऐसी तुलना की, अब वर्टिकल तुलना कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग एक और आपके पास है, राज्य निर्वाचन आयोग, जो आपके सिलेबस में भी दिया। उसकी भाषा देखिएगा। आर्टिकल 324 की जो भाषा लिखी है, बिल्कुल ऐसी की ऐसी भाषा 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो राज्य निर्वाचन आयोग बना है 243K में, और नगर पालिकाओं के लिए 243ZA में, बिल्कुल 243K की भाषा ऐसी की ऐसी ही मिलेगी। इसकी तुलना उसके साथ कर लेना है। 243K को खोलिए, आप देखिए ये वाले आर्टिकल की भाषा जैसी है 324 की, बिल्कुल वैसी की वैसी भाषा वहां पर मिलेगी। बस तुलना करके देख लेना है कौन के द्वारा नियुक्त होगा, कैसे हटाने के प्रावधान है। अगर वहां पर आप हटाने के प्रावधान देखोगे तो यहाँ पर लिखा है उच्चतम न्यायालय के समान, वहां क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय के समान। और उच्च न्यायालय के समान हो जाएगा तो फिर से वही साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर फिर विशेष बहुमत वहां भी लगेगा। एक बात हो गई आपकी। दूसरा एक और काम आपको करना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है भारत में, मध्य प्रदेश में महालेखागार का कार्यालय ग्वालियर में है, उसके साथ थोड़ा देख लीजिए। अगला काम यहाँ पर आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक लोक सेवा आयोग है। उसमें 3 प्रकार की लोक सेवा है, संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। इन तीनों में नियुक्ति के प्रावधान से लेकर के हटाए जाने तक के प्रावधानों में आप देखेंगे कि एक जगह पर आपको राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष में जब साबित कदाचार का मुद्दा फंसेगा तो हटाएगा राष्ट्रपति। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, निलंबन का प्रावधान राज्यपाल करेगा। सस्पेंशन होता है, जब तक कार्यवाही चलती रहती है हटाने की तब तक सस्पेंशन होता है, और सस्पेंशन का काम वहाँ राज्यपाल करेगा। वो पीटी का प्रश्न रहेगा, ध्यान रखिए।
ठीक है। और इन तीनों को हटाने का काम राष्ट्रपति करेगा, हटाने का काम राष्ट्रपति का है, लेकिन सस्पेंशन का काम राज्य वाले में किसको मिलेगा वो याद रखिए। इतनी बातों के बाद अब आपको एक और काम करना है, एक मोटा मोटा जानकारी जुटा लेना है। वो जानकारी क्या, अब तक कौन कौन निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयोग आयुक्त रहे हैं, हाल फिलहाल में जो पिछले 10 वर्षों के जरूर उनको याद रखिए। मैं तो ये कहूँ कि सन 2000 के बाद से लेकर या 96 के बाद से लेकर या TN सेशन के बाद से लेकर, TN सेशन, MS गिल, JM लिंगदो, है ना, संपत से लेकर सब एक बार में ऐसा जरूर लिस्ट जरूर देख लो, लिस्ट देख लेना, 2-4 बार लिस्ट देखने की आदत डालो, वो दिखेगा। याद करने का बहुत ज़्यादा मत सोचिए, शुरुआत वाले को पहले याद रख लो, अभी का रख लो, बीच वालों की सबकी लिस्ट देखो, निर्वाचन आयोग की भी, हमारे CAG की भी, और ये मुख्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, मध्य प्रदेश लोक सेवा के अध्यक्ष की, ठीक है। इनमें अगर कोई महिला कहीं आई हो तो उन पर विशेष नज़र रख लेना। इतनी बात हो गई। इसमें मैंने बहुत सारी बातों को तुलना करके पढ़ने का आपको बता दिया और उनके कार्यों को भी देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि इनसे रिलेटेड जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अब देखिए, अगर आपने चार्ट को बहुत अच्छे से तैयार किया है, कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे एक प्रश्न यहाँ है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में नियुक्ति राष्ट्रपति, सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात ही हटाना, बिल्कुल सही है। हटाते हैं कि नहीं, साबित कदाचार और मिल गया। राष्ट्रपति 4 का ही काम था, चुनाव इनका कराएंगे। कार्यकाल कितना वर्ष है, 6 वर्ष होना चाहिए, ये गलत है, बाकी सब सही है, खत्म हो गया। मतलब आपने एक बार अगर देख लिया है तो बड़ा आसान हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य, संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव, ऊपर बात हो रही थी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, बिल्कुल सही है। किसी राज्य के स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कौन बोलेगा, राज्यपाल, ये गलत हो गया। निर्वाचन सूचियां तैयार करना, निरीक्षण करना, खत्म, सरल चीजें हैं, ठीक है। ये इनको देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन पर असमानता है। वेतन में असमानता है, बिल्कुल सही है, लेकिन समान अधिकार नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार अधिक हैं, अन्य के कम है, तो पहला गलत हो गया। पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, बिल्कुल। 2,50,000, 2,50,000, मुख्य नहीं बोला यहाँ पर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बोला। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारणों से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, बिल्कुल सही। अभी तो हम तुलना करके आए हैं। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से कितना वर्ष होता है, गलत, 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है कि नहीं। बस अब आप तैयार करिए, समझ गए हैं, बहुत सरल है। अब आपको अगर तुलना कर लिया है आपने, तो यहाँ पूरा पेपर भी कैसा था, तुलनात्मक था, इसीलिए पहले आप तुलनात्मक बना ले। अब आते हैं अगले नंबर पर। ये अभी तक जो हमने बातें की, ये 3 को इनको एक साथ देखना था, देख लिया। अब काम बिल्कुल सरल हो गया। क्यों सरल हो गया, क्योंकि आपने बेसमेंट बना लिया, एक बार तुलना कर ली। अब इसको आधार बनाकर सबको तैयार करो, ठीक है। और मैंने कहा था कि इनके लिए आधार क्या बनेगा, UPSC बनेगा। कौन बनेगा, UPSC को बनाते हैं हम, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि अन्य जो आयोग है, SC, ST और OBC, SC, ST और OBC आयोग ये है। इनकी थोड़ी सी बात यहाँ कर ले। SC आयोग और ST आयोग दोनों मर्ज थे आर्टिकल 338 में। अटल बिहारी जी की सरकार आई, उनकी सरकार गठबंधन की थी। उस समय बहुत सारे अनुसूचित जाति और जनजाति या पिछड़े दल की सरकार भी उनके गठबंधन में शामिल थी, उनको खुश करना था। अटल जी ने क्या किया, संशोधन कर दिया। अनुसूचित जाति के लोग जैसे राम विलास पासवान जैसे लोग उनके दल में थे, उनको खुश करना है, तो दोनों आयोग को अलग अलग करा दिया। पहला काम, दोनों आयोग को अलग अलग कराने के बाद 89वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2003 में, दोनों के लिए लागू हुआ। दोनों को अलग कराया। अलग कराने के साथ साथ इन आयोगों को सिविल न्यायालय की शक्ति प्रदान कर दी। इसके पहले सिविल न्यायालय की शक्ति नहीं थी। सिविल न्यायालय की शक्ति मिल जाने से ये आयोग और ज़्यादा पावरफुल हो गए, ठीक।
एक बात, यही का यही खेल चुनाव के जस्ट पहले मोदी जी ने 2019 के चुनाव के पहले किया। 2019 के चुनाव के पहले उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। यद्यपि 340 में आयोग था, लेकिन 338 बी जोड़ करके इसको संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई। कहने का मतलब था सिविल न्यायालय की क्या देना, शक्ति देना। ओबीसी वर्ग को साधने के लिए ये चाल हुई है उनकी, ये काम किया गया। और 338 बी में 102वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2018 से लागू हो गया। तो आप बातों को इस प्रकार से संशोधन जितने भारत में हुए हैं उनको इस रूप में देख करके पढ़िएगा, तो आपको आसान हो जाएगा उनको याद रखना, क्योंकि किस दल की सरकार ने किया है उसको आधार बना के देखिए आप। एक बात समझ में आ गई यहाँ से, इन तीनों को एक साथ पढ़ना है। सिविल न्यायालय की पावर दिए हैं, देखो जरा आप आगे, तीनों को एक साथ। संवैधानिक आयोग, यहाँ पर जो मुझे लगता है जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ये है कि 2003 के बाद ये आयोग अलग हुए, उनके 2003 के बाद से जितने आयोग हैं के अध्यक्ष हैं उन सबके नाम याद कर लीजिए आप। मुश्किल से 5 या 6 लोग होंगे। वहाँ से पीटी का एक प्रश्न आपको मिलेगा, जहाँ जहाँ से प्रश्न मिलेगा वो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन, फिर से वही बात हुई कि हम तीनों को एक साथ देखेंगे। जो एक जैसे नेचर के हैं उनको एक साथ पकड़िए। एससी, एसटी और ओबीसी आयोग, तीनों में क्या कॉमन, आर्टिकल 338 में है, 338 ए में है, वो बी में है, 340 में भी था, अभी भी है, उसका काम कुछ अलग है। इन तीनों का 338 बी तक जो बना है उनका एक जैसा काम है। काम क्या, इन वर्गों का जो भी शोषण होगा, इनके लिए जो भी प्रावधान बने हैं उनकी जांच करना, मूल्यांकन करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है, और सरकार को उनके कल्याण के लिए सिफारिश करना, ये काम है उनके पास। अगर उनका कोई शोषण हो रहा है तो सिविल न्यायालय की शक्ति मिलेगी, उसके आधार पर जांच करना, खत्म। पीटी के प्रश्न क्या, पहला तो किस आर्टिकल में, दूसरा संशोधन कौन सा हुआ देख लिया आपने। यहाँ पर पीटी का ये प्रश्न होगा और वो भी ये प्रश्न होगा, कब लागू हुआ, ये क्वेश्चन है पीटी का, ठीक है। सभी आयोगों को देख लीजिए, कॉमन बात है, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, 3 अन्य सदस्य, तीनों जगह सेम। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, तीनों जगह वही होगा, सब बातें कॉमन है। शक्ति कैसी होगी, सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, बता दिया। अब यहाँ पर मुद्दा आया सेवा शर्त और पद अवधि कितनी होगी। यहाँ पर कहा गया कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार, कौन तय करेगा, राष्ट्रपति नियम से। ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसको ध्यान रखना है। और हम देखते हैं तो सबके कार्यकाल कितने वर्ष के मिलते हैं, 3 वर्ष के। तो 3-3 साल के अंतराल पर इनको देखते जाइए। जो भी अध्यक्ष बने हैं वो उस वर्ग विशेष का कोई समाज सुधारक या कोई सामाजिक नेता होगा, उनको ही बनाते रहे। लेकिन यहाँ आलोचना का एक बिंदु बता दे रहा हूँ, जो भी व्यक्ति बनाया जाएगा वो रूलिंग पार्टी का ही व्यक्ति होता है, ये याद रखिए। इसीलिए आरोप ये लगता है कि ये जो अध्यक्ष बनते हैं और सदस्य बनते हैं, ये लोग सरकार की कमजोरियों को छिपाने का प्रयास करते हैं, कमजोर वर्गों के हितों का या इन वर्गों के हितों के लिए कम काम करते हैं, ठीक। तीनों पढ़ के हो गया, खत्म हो गया, अगला पढ़ जाते हैं। अब हमारा यहाँ का काम खत्म हो गया, देखो कितने जल्दी जल्दी, ये हमने तुलना कर लिया था, ये तो एक साथ खत्म हुए। अब इनमें से यूपीएससी को आधार बना करके इनको देखना है, सारे आयोग। इनमें सबसे महत्वपूर्ण आयोग कौन सा है, मानवाधिकार। मानवाधिकार आयोग को यहाँ पर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो ये सारे आयोग उन्हीं के समान चलेंगे, लगभग। तो चलते हैं सबसे पहले मानवाधिकार आयोग पर। मानवाधिकार आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत कब बना, इसके लिए अधिनियम 93 में। 93 में ही मानवाधिकार आयोग आ गया अधिनियम के अंतर्गत। 2 अधिनियम मानवाधिकार आयोग में 2 आयोग बनाना था, एक राष्ट्रीय स्तर का और दूसरा राज्य स्तर का। पिछले साल पीएससी में रहता रहा है तो काफ़ी अच्छे से पढ़ा गया, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए धाराओं सहित पढ़ लो। इसमें धारा 1 में संक्षिप्त नाम रहता है, धारा 2 में गठन परिभाषाएं रहती हैं, धारा 3 से महत्वपूर्ण होता है।
सबसे पहला मुद्दा गठन का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अब तक हमने जो देखा, ये चूंकि संसद द्वारा बनाए गए विधि के तहत होता है और इसमें केंद्र सरकार की मुख्य भूमिका रहती है, इसीलिए देखो अब आपको राष्ट्रपति का रोल और संसद का रोल कम दिखेगा, ज़्यादा रोल किनका दिखने लग जाएगा? केंद्र सरकार का। ये कीवर्ड है जिसको ध्यान रखना है, इसी वक्त पीटी के प्रश्न होते हैं। गठन किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। 1-1-1-3 एक अध्यक्ष होगा जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो या अन्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक कॉमन बात क्या है? कैसा व्यक्ति है? सेवानिवृत्त, लेकिन मुख्य भी हो सकता है और अन्य भी। एक होगा सुप्रीम कोर्ट का ही, सेवानिवृत्त हो सकता है या वर्तमान का हो सकता है, यानी अभी जो है। एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चाहिए, चाहे वो सेवानिवृत्त हो या वर्तमान का चाहिए, और 3 अन्य होना चाहिए। और पीटी का प्रश्न है कि 3 में से एक क्या होनी चाहिए? महिला होना चाहिए। ये पीटी का प्रश्न है। ठीक, ये गठन केंद्र सरकार द्वारा, और यह यहां पर एक प्रश्न बनता है। अब विभिन्न आयोग जितने हैं उनके सबके सदस्य यहां पर पदेन सदस्य होते हैं, वो 7 हैं। ऐसे 7 के नाम होना चाहिए। SC ST OBC। अल्पसंख्यक 4 हो गया, महिला 5 हो गया, बाल संरक्षण 6 हो गया, और दिव्यांगों के लिए आयुक्त 7। ये रटा होना चाहिए। ये 7 जो आयोग हैं उनके अध्यक्ष। नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन समिति प्रणाली से होती है। और इस समिति प्रणाली में 6 लोग रहते हैं। कितने लोग? 6। एक रहेगा कौन? प्रधानमंत्री। दूसरा कौन रहेगा? गृह मंत्री। तीसरा लोकसभा में का अध्यक्ष और लोकसभा का विपक्ष का नेता। फिर कौन आ जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा का उपसभापति, सभापति नहीं, सही है, और राज्यसभा में विपक्ष का नेता। ऐसे आपको यहाँ पर एक पीटी का प्रश्न मिलेगा। पीटी के प्रश्न कहाँ कहाँ हैं? ये इसमें एक है जहाँ पर उलझते हैं लोग। दूसरा समिति प्रणाली पर पीटी का प्रश्न, और समिति प्रणाली ही मिलेगी। अब भारत में अब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जगह समिति प्रणाली से नियुक्ति का कॉन्सेप्ट लाया गया, और ये समिति प्रणाली पर पीटी के बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। हटाया जाएगा। अब देखो, मैंने कहा था यूपीएससी को आधार बनाना है। यूपीएससी में कैसे हटाते हो आप? राष्ट्रपति के आदेश से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जांच के प्रतिवेदन से। वो यूपीएससी में ऐसे ही हटाते थे ना आप, ठीक। तो यहां पर वैसा का वैसा लागू हो गया। आधार मिल गया आपको। आधार क्या रहेगा? वो 2 पहले से मालूम है, कौन सा? साबित कदाचार और असमर्थता। इसके अलावा 3 अन्य मैंने बोला था, वो पहले से याद रखना, वो यूपीएससी में थे। कौन सा? दिवालिया, सवेतन नियोजन और मानसिक एवं शारीरिक शैथिल्य। 2 नए जुड़े, इनको याद रखो। विकृत चित्त और क्या जुड़ा? किसी केस में या अपराध में दोष सिद्ध पाया गया, अपराधी पाया गया, ये 2 नए जुड़े। पहले से ये हैं, इनको 3 को और जोड़ याद रख लिया, ये 2 और याद रखा, बन गया काम। पद अवधि पर कैची चलाई। 2019 में जब एनडीए की सरकार मोदी जी की दोबारा आई, तो इन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन यहां दिखाया, और 2019 में संशोधन करके यहां पर कितना था? 5 वर्ष, उसको घटा के कितना कर दिया? और 70 वर्ष। लेकिन यहां पर पुनर्नियुक्ति नहीं होती थी, यहां पर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट ला दिया, किसका? पुनर्नियुक्ति का प्रावधान ला दिया। एक बात, लेकिन एक बात तय की कि आयोग में ही पुनर्नियुक्ति होगी, सरकार में नियोजन नहीं होगा। ये पीटी का प्रश्न है, ठीक है। सचिव होगा एक, जो केंद्र सरकार के सचिव का स्तर का होगा, और एक महानिदेशक होगा जो जांच में काम करेगा। प्रतिवेदन 20 में देते हैं। ये हो गया। बिल्कुल ऐसा का ऐसा उठा करके तुलना करना यहाँ पर करना है, ठीक है। गठन यहाँ पर अब कौन करेगा? राज्य सरकार। यहाँ पर 1 धन 3, और यहाँ पर कितना था? 6 था। देखते जाओ। अब एक में एक अध्यक्ष होगा, तो कौन होगा? हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या अन्य। दूसरा एक एक है तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी हो सकता है, जिसका 7 साल का अनुभव हो, और एक अन्य सदस्य जो
मानवाधिकार का ज्ञान रखता हो। यहाँ पर नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, वहाँ पर राज्यपाल द्वारा। यहाँ पर भी समिति प्रणाली है, वहाँ भी समिति प्रणाली। समिति प्रणाली में कौन होगा? सीएम, राज्य का कौन सा मंत्री? गृह मंत्री। और विधानसभा में विपक्ष का नेता और विधानसभा का कौन? अध्यक्ष। अगर विधान परिषद है तो उसका अध्यक्ष और विधान परिषद का विपक्ष का नेता भी रहेगा। ये आपको तुलना करके पढ़ना है। मैं हर बात हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप तुलना करके पढ़िए, सरल हो जाएगा। हटाए जाना सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन से जांच के समान, बिल्कुल यहाँ पर भी वैसा ही मिलेगा आपको। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच के अनुसार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जांच करने की बजाय काम किसको सौंपता है? हाई कोर्ट को जांच का काम सौंपता है। और ये पीटी का प्रश्न होगा। बताते चल रहे हैं कहाँ कहाँ पीटी के प्रश्न है। पद अवधि वही 3 वर्ष 70 वर्ष, प्रतिवेदन यहाँ पर है। दोनों की तुलना कर लिए, स्वयं से चार्ट बनाइए जैसा हमने बना दिया है। इसको देख करके एक बार और अच्छे से होमवर्क करिए। अंतिम दिन 20 पन्ना पलट के जाइए, आराम से आपका पीटी नहीं रुकेगा। आते हैं अगले नंबर पर। अब 2 आयोग और हैं जिनका नेचर बिल्कुल एक जैसा, हम एक एक जैसे नेचर वाले पकड़ रहे हैं। अब वो है एक महिला आयोग और दूसरा बाल संरक्षण आयोग। दोनों का नेचर एक जैसा क्यों? क्योंकि महिला एवं बाल विकास विभाग, ऐसा सुना होगा, या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसीलिए ये दोनों जो आयोग हैं यद्यपि बने अलग अलग समय पर है। महिला आयोग कब बना, किस अधिनियम के अंतर्गत? 90 में अधिनियम आया। बना कब? 31 जनवरी 1992 को बना। बाल संरक्षण आयोग के लिए अधिनियम कब आया? 2005। बना कब? मार्च 2007। ठीक, ये बात मैं पहले ही बता चुका था आपको पहले बार में। अब आते हैं फिर से, फिर वही गठन में किसकी भूमिका आ जाएगी? हर जगह देखते जाओ, केंद्र सरकार की। चूंकि इन दोनों आयोग में किसकी भूमिका है? केंद्र सरकार की। समिति प्रणाली यहां भी होगी। उस समिति में 3 लोग होंगे, मगर उसका अध्यक्ष कौन होगा? महिला एवं बाल विकास मंत्री। इनके द्वारा, जो समिति के द्वारा सिफारिश करके बनाया जाएगा। अब ये अंतर देखो यहाँ पर, इनके गठन में 1:5 चाहिए, 1 अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य। टोटल कितने? 6। 1 अध्यक्ष 5 सदस्य, लेकिन 5 में से 1 किसका होगा? अब जो SC ST का होगा वो महिला अध्यक्ष भी हो सकती है या यहाँ कोई एक हो सकती है। इनकी तुलना जब यहाँ करने गए तो यहाँ पर 1 धन कितने मिले? 6। 1 अध्यक्ष के अलावा 6 अन्य सदस्य होंगे और जो 6 में कितनी महिला होगी? और यहाँ क्या था? 1 SC ST का। बस आप ऐसे तुलना कर करके पढ़ते जाइए, बिल्कुल आयोग आपकी मुट्ठी में होगा। एक सचिव होगा जो केंद्र सरकार द्वारा नामजद होगा। यहाँ भी एक सचिव होगा जो केंद्र सरकार द्वारा नामजद तो रहेगा, लेकिन वो संयुक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव के पद का होना चाहिए। अगली बात देखो, पद अवधि में हर जगह वो कितना बनाने लगे? अब 3 वर्ष, यानी हर जगह 5 वर्ष गायब हो गया। अब कितना बचा? 3 वर्ष। पद अवधि 3 वर्ष। यहाँ पर देखो जरा, अध्यक्ष का भी 3 वर्ष है और सदस्य का भी कितना है? 3 वर्ष। लेकिन यहाँ पर पद अवधि देखिए जरा, अध्यक्ष की पद अवधि 3 वर्ष या 65 वर्ष जुड़ा पहली बार, और वहाँ सदस्य में 3 वर्ष और 60 वर्ष जुड़ा। ये पीटी का प्रश्न है, ये 60 वर्ष वाला। देखते जाओ कहाँ कहाँ प्रश्न बनेगा। ठीक, पुनर्नियुक्ति केवल 2 कार्यकाल में होगी। यहाँ पुनर्नियुक्ति होती है, लेकिन कितने कार्यकाल हो सकते हैं? 2 कार्यकाल। ये लोग अब लाने लगे हैं ऐसा। यहाँ भी पुनर्नियुक्ति 2 कार्यकाल। त्यागपत्र किसको देंगे? केंद्र सरकार को। अभी तक किसको दे रहे थे आप? राष्ट्रपति को। वो काम खत्म होने लगा, अब धीरे से किसका रोल बढ़ने लग गया? केंद्र सरकार का। यहाँ भी त्यागपत्र केंद्र सरकार को देंगे। ठीक है, वेतन भत्ता कौन तय करेगा? केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा। अभी तक हम क्या कह रहे थे? राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाएगी विधि के अंतर्गत। अब वो खत्म हुआ, अब क्या आ रहा है? कौन तय कर रहा है? केंद्र सरकार। मतलब इन सब आयोगों के अध्यक्षों को केंद्र सरकार अपनी मुट्ठी में समेट के रखता है, कंट्रोल बैठा रहा है। इसका मतलब अब केंद्र सरकार की या रूलिंग पार्टी की, चूंकि जो बहुत ज़्यादा बहुमत वाली आ गई है, अब क्या निरंकुशता दिखाई देने लगी है और इन आयोगों की स्वतंत्रता पर क्वेश्चन मार्क लगने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार का प्रभाव अब धीरे से क्या होने लगा? बढ़ने लगा। हटाया जाना, अभी तक हमने हटाए जाने के बहुत सारे आधार देखे, उसमें 2 नए आधार बता रहा हूं। एक है पद का दुरुपयोग, देखिएगा, और दूसरा
3 बैठक में अनुपस्थित रहेंगे। ये दोनों भी पीटी का प्रश्न है। सिविल न्यायालय की शक्ति मिलेगी, बिल्कुल है। अब मैं आपको एक और बात कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि इन अध्यक्षों के नाम, चाहे महिला आयोग का कोई भी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय स्तर पर कौन है, और आपके मध्य प्रदेश में भी कौन राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष है, उनकी सबकी लिस्ट देखनी है। ऐसे ही बाल संरक्षण आयोग के संदर्भ में भी देखना है, ये आपका काम है। और यहीं पर पीटी का प्रश्न बनेगा इनके अध्यक्षों के नाम पर, ये आप ध्यान रखिए। सरल है। 2007 के बाद इधर बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, 3-3 साल के अंतराल में। यहाँ जरूर होंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर जयंती पटनायक को देखेंगे आप, गिरिजा व्यास को देखेंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी क्या बोलते हैं, गिरिजा व्यास के बाद अभी कौन है, ममता शर्मा के, और रेखा शर्मा, ममता शर्मा, है ना, इन लोगों का रोल है, देखेंगे आप तो सरल है, बहुत कठिन नहीं। चलिए, तो ये 2 आयोग को एक साथ तुलना करके आपने पढ़ लिया। अब थोड़ी बात करते हैं जल्दी से, अब काम आपका खत्म होने वाला। देखो जरा, ये मुख्य था, इन दोनों का तुलना करके पढ़े, ये दोनों को एक साथ पढ़ लिए। अब आपके पास एक और महत्वपूर्ण है जो पुराना है, वो कौन है, सतर्कता आयोग। ये बहुत पुराना है, 64 में बना है। इस पर पहले देख लें, सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। इसमें बहुत सारी फैक्चुअल जानकारी है, पीटी में यहाँ से प्रश्न आएंगे, बहुत सारे प्रश्न। 1962 में संथानम समिति बनी, उसने रिपोर्ट दी, उसके आधार पर 1964 में बनाया गया मंत्रिमंडल के कार्यकारी प्रस्ताव से। अर्थात ये केंद्रीय सतर्कता आयोग शुरुआती दौर में गैर संवैधानिक था, सांविधिक भी नहीं था, क्योंकि कार्यकारी प्रस्ताव से मंत्रिमंडल के बना था। फिर 98 में अध्यादेश ला करके इसको सांविधिक दर्जा दिया गया। गठन में देखो 1 आयुक्त होता है, सही है, लेकिन यहाँ पर अधिकतम कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, और यहाँ समिति प्रणाली में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष का नेता है। गृह मंत्री क्यों, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग पहले गृह मंत्रालय के अधीन था, अभी उसको कार्मिक मंत्रालय के अधीन बनाया गया, और कार्मिक मंत्रालय का मुखिया कौन होता है, इसीलिए इसकी समिति प्रणाली में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कौन आया, विपक्ष का नेता आया। और पद अवधि कितनी होगी, पहली बार आपको एक नया क्षेत्र देखने मिलेगा, और वो कितना वर्ष है, 4 वर्ष है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो मुख्य सूचना आयुक्त है, मुख्य सतर्कता आयुक्त है, उसका 4 वर्ष है, और ये पीटी का प्रश्न होगा 1। दूसरा, सदस्य रहेंगे 3 वर्ष, उम्र 65 वर्ष तक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। हटाया जाना, देखो फिर से वही आ गया, किसके समान हटाओगे, लोक सेवा आयोग के समान। अभी इसके पहले मानवाधिकार आयोग में भी आपने क्या बोला था, लोक सेवा आयोग के समान ही ना, वैसे ही था। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद यहाँ भी वही हाल है। सेवानिवृत्ति के बाद कहीं नियोजन का पात्र नहीं है। स्वायत्तता किसके समान दी गई, यूपीएससी के समान। मंत्रालय कौन सा है, कार्मिक मंत्रालय। अधिकार क्षेत्र में लोक सेवक आएंगे, केंद्र सरकार के, पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट के, और दिल्ली महानगर और नगर पालिका के। ये पीटी का प्रश्न है, ये पीटी का प्रश्न। कार्य, भ्रष्टाचार अधिनियम है 1988 का, उसके अंतर्गत काम करेगा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। शक्तियां, सीबीआई और ईडी के समान जांच की शक्ति इसको 98 से दे दी गई है, ये शक्ति मिली है, पहले ये पावर भी नहीं था। और एक बात जो पीटी का प्रश्न है कि सीबीआई और ईडी के जो अध्यक्ष होते हैं, उनका जब नियुक्ति करनी होती है तो उसके लिए एक समिति बनती है, और उस समिति की अध्यक्षता ये अध्यक्ष करता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ये पीटी का प्रश्न है, ठीक है, समझ में आ गया। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पुराना था। अब एक और महत्वपूर्ण, जिसके दम पर मनमोहन जी की सरकार बनी थी, वो है सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया, 2005 में। इस अधिनियम और मनरेगा ने बढ़ करके अगली बार मनमोहन की सरकार बनाने में योगदान दिया था, और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लाया गया था, पारदर्शिता के लिए लाया गया था। पहली बार सूचना आयोग बना 12 अक्टूबर 2005 को, संशोधन 2019 में मोदी सरकार ने कर दिया। मोदी सरकार ने फिर से सूचना आयोग को अपने कंट्रोल में लाया। यानी जब दोबारा मोदी जी की सरकार जीत कर आई है तो यहाँ पर निरंकुशता दिखेगी, ऐसे सोच के पढ़ो, ठीक है। क्या क्या, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, और इसके गठन में धारा 12 का रोल,
धारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। गठन यहाँ देखो कौन कर रहा है, उधर में भी राज्य सरकार करेगी। यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त के साथ कितने रहते हैं, 10। नियुक्ति कौन करेगा, लेकिन अब अभी इसके जस्ट पहले वाला पढ़ के आए थे, केंद्रीय सतर्कता आयोग है ना, तो समिति प्रणाली वहाँ भी थी, प्रधानमंत्री भी था, विपक्ष का नेता भी था, लेकिन यहाँ पर कौन था, वहाँ गृह मंत्री था। अब गृह मंत्री की जगह कौन आ गया, प्रधानमंत्री द्वारा नामजद एक मंत्री, और ये पीटी का प्रश्न। ठीक है, योग्यता 6-7 प्रकार की दी गई है। विधि के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, मैनेजमेंट के, समाज सेवा, प्रशासन का, ये योग्यता दी। पद अवधि देखिए इन्होंने कैची क्या लगाई 2019 में, यहाँ पर पद अवधि पहले 5 वर्ष और 65 वर्ष था, इसको इन्होंने हटाया और उतनी तय की जितनी केंद्र सरकार चाहे। ये संशोधन कब हुआ, 2019 में, मोदी जी की सरकार आने के बाद सूचना आयुक्त को पंगु बना दिया इन्होंने। एक पंगु बनाया यहाँ पर, केंद्र सरकार द्वारा तय कर दिया पद अवधि को। पुनर्नियुक्ति अन्य सूचना आयुक्त की होती है, लेकिन पूरा कार्यकाल मिलकर के, टोटल 2 कार्यकाल भी होगा तो टोटल मिलकर कितना हो सकता है, अधिकतम 5 वर्ष हो सकता है। ये भी पीटी का प्रश्न है। वेतन यहाँ पर देखो क्या कटौती है, दबाव में ला दिया फिर से। केंद्र सरकार तय करेगी कितना वेतन देना है। इसके पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता था भारत सरकार का, उसके समान मिलती थी केंद्रीय सूचना आयुक्त को, वो अच्छा प्रावधान था। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तय करेगी, और फिर हटाए जाने वाला वैसा ही हो गया जैसा इसके पहले था, यूपीएससी के समान। देखो, राष्ट्रपति के आदेश से सुप्रीम कोर्ट की जांच पर, बार बार आ रहा है कि नहीं, तो आपको ये कीवर्ड पहले ही पकड़ने हमने बता दिया था। इधर वाले में फिर आप वैसा ही देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, वो ये है, पद अवधि राज्य सूचना आयोग की भी कौन तय करता है, केंद्रीय वाला, राज्य सरकार तय नहीं करती। ये पीटी का प्रश्न है। इधर भी केंद्र, उधर भी केंद्र सरकार। राज्य सरकार का रोल केवल गठन करने में है, नियुक्ति करने में है, समिति प्रणाली में है, लेकिन पद अवधि तय कौन कर रहा है, केंद्र सरकार जितनी तय करे। पुनर्नियुक्ति का मसला वैसा ही है। वेतन भी कौन तय करेगा, देखो यहाँ पर केंद्र सरकार, क्योंकि राज्य सूचना आयोग के ऊपर में केंद्रीय सूचना आयोग होता है। यहाँ पर पद सोपान में ये बने हैं, इसलिए यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी। लेकिन एक और बात, हटाए जाने की जब बात आती है तो राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है, वही जांच होगी किसके द्वारा। यहाँ पर हाईकोर्ट की जांच नहीं लिखा है, ये पीटी का प्रश्न है, यहाँ ध्यान रखिए। बार बार बोल रहे हैं हम, क्या पीटी का प्रश्न है, देखते जाओ, चार्ट आपको बना लेना है। ठीक है, अब अपनी बात अगली चलते हैं। इसके बाद अगला नंबर, अब आपके पास राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और खाद्य सुरक्षा आयोग बने, बिल्कुल अलग अलग नेचर के हैं, इनको किसी के साथ तुलना करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनजीटी 2010 में बना, एनजीटी को 18 अक्टूबर 2010 में बनाया गया। लोकेश्वर सिंह पंडा अध्यक्ष, और एनजीटी का काम स्वतंत्र रूप से काम करना है, किन किन अधिनियम के अंतर्गत काम होगा, आपकी बुकलेट में ये दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हमने आयोग से रिलेटेड बहुत सारी मुख्य बारीकियां आपको बताई थी, उसको आप ध्यान रखें। कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि पॉलिटी का पूरा अध्ययन तुलनात्मक होना चाहिए। पूरा पॉलिटी का अध्ययन तुलनात्मक करेंगे कैसे, फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी के साथ तुलना करके पढ़ें, सही कह रहा हूँ, राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के साथ तुलना करके पढ़ें, राष्ट्रपति को राज्यपाल के साथ तुलना करके पढ़ें, केंद्र की मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 को राज्य की मंत्रिपरिषद 163 से तुलना करके पढ़ें, संसद में लोकसभा और राज्यसभा को तुलना करके पढ़ें, उधर में विधानसभा और विधान परिषद को तुलना करके पढ़ें, उनके अध्यक्ष सभापति इनको तुलना करके पढ़ें। फिर बाकी तुलनाएं मैंने अभी उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, सीएजी, यूपीएससी इनकी बता दिया। पूरा का पूरा पॉलिटी का अध्ययन तुलनात्मक ही किया जाता है। यदि आपने ये कर लिया और बेसिक कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छी पकड़ बना ली, जो आपको पिछली क्लास में बताया गया था, कौन से संघात्मक, कौन से एकात्मक, कहाँ से क्या लिया, क्यों लिया, क्या परिस्थिति, अगर लिया है तो उसके क्या रिफ्लेक्शन होंगे,
इन सब चीज़ों को ध्यान रख कर के आप पढ़िएगा। पॉलिटिक्स ऐसा विषय जहाँ पर पीटी में कभी भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, उस स्तर तक आपको अपने आप को तैयार करना है। अगर आपने उस स्तर तक तैयार कर लिया तो जब भी आप पीटी देंगे, हर वर्ष आपका पीटी होगा, ये विषय आपको पीटी निकालने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, नमस्कार।